हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इनकम या अर्निंग बेस्ड मेथड के बारे में। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ही बिल्कुल ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। ये देखते हैं क्या बातें होने वाली हैं। इनकम बेस्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन आर ऑफ पर्टिकुलर यूज व्हेन वैल्यूइंग अ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। अगर हमको ये पता करना हो यार कि कोई कंपनी है, हम इसमें काफ़ी मान लीजिए हम कोई कंपनी है, हम किसी दूसरे कंपनी में 80% 90% स्टेक एक साथ लेने वाले हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में साहब इनकम या अर्निंग बेस्ड के मेथड पे हम साहब दूसरी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं और उस हिसाब से हम दूसरी कंपनी को पेमेंट करते हैं। दूसरी कंपनी को पेमेंट करने का मतलब है दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स का पेमेंट हम करते हैं। लिखिए बात, ओनरशिप बिस्टोज एडिशनल बेनिफिट, बिस्टोज मतलब प्रदान करना, देना। ओनरशिप बिस्टोज एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अब एक शेयर होल्डर ये कहता है कि भाई मुझे इस कंपनी से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, ये बात सही है, ध्यान दीजिएगा। उस शेयर होल्डर को डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उस शेयर होल्डर को साहब जिस कंपनी में उसने शेयर होल्डर किया हुआ है, साथ ही साथ इस शेयर होल्डर के पास इस कंपनी पे क्या है, इस कंपनी पे कंट्रोल भी है। तो डिविडेंड भी ले रहा है और साथ में उस कंपनी पे उसका कंट्रोल भी रहता है। यही बात यहाँ पे कही गई है, जो कि कंट्रोल वाली बात हम लोग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में हम लोग इग्नोर करते हैं। ये सब बात डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हम लोग आगे आने वाले इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन इन्फ्लुएंस डिविडेंड पॉलिसी एंड देयरफॉर आर मोर इंटरेस्टेड इन अर्निंग्स। तो साहब जो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं साहब, इनको जब को लेना होता है तो हमें इनको ये भी ऑब्वियस बात, इनके पास जो क्या पावर, इनके पास ये भी पावर होती है कि कंपनी कितना डिविडेंड इस साल देगी। ये कौन डिसाइड करता है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर से डिसाइड करते हैं कि इस साल डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है। ये लोग वोटिंग करते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और एजीएम में डिसाइड होता है कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा साहब। फिर आती है बात पीई रेशो के बारे में। आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात कही हुई थी कि ईपीएस में अगर आप पीई रेशो का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मार्केट प्राइस मिल जाता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। पीई रेशोज आर कोटेड फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो ईपीएस, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको लिखा है फॉर्मूला, देखो ये देखो क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है मार्केट प्राइस अपॉन स्लैश दिया ना, अपॉन ईपीएस। तो मार्केट प्राइस मैंने जैसे टाटा का 100 रुपया है मार्केट प्राइस, अर्निंग 20 रुपये है, तो साहब उस केस में पी रेशो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये विप्रो का हमने निकाला था, आपको याद होगा ऐसा कुछ। तो पिछला वीडियो में मैंने ऐसा कुछ किया था, एक बार देख लीजिएगा, आपको और आसान लगने लगेगा पी रेशो कैसे निकाला जाता है। ठीक, मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ पी रेशो के बारे में, क्योंकि बार बार रिपीटिशन हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे कि सर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप अगर इसका चैप्टर 20 का ही फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कैसे हम लोग पी रेशो निकालते हैं। दिस कैन बी यूज्ड टू वैल्यू शेयर्स इन अनकोटेड कंपनी। इसका इस्तेमाल हम अनकोटेड कंपनी, मतलब जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल, इस पी रेशो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकलेगा, टोटल अर्निंग इनटू पीई रेशो। वैल्यू पर शेयर क्या होता है, मतलब वैल्यू पर शेयर मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, वैल्यू पर शेयर कुछ नहीं, मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू व्हाट, ईपीएस इनटू पीई रेशो यूजिंग एन एडिशनल पीई मल्टीपल फॉर सिमिलर कोटेड कंपनी और इंडस्ट्री एवरेज। ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। अगर मैंने कहा ना कि आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो सोचो, आप खुद ही सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि आपकी मार्केट प्राइस क्या होगी, आपकी मार्केट प्राइस होगी ईपीएस इनटू पीई रेशो। तब आप बोलोगे सर अगर हमारी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो हम पीई रेशो कहाँ से लेके आएँ। तो भाई आप क्या करो, आप अगर मान लीजिए डिटर्जेंट बनाते हो तो आप क्या करिए, डिटर्जेंट बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी, अगर आप सर्फ एक्सेल बनाते हो, सर्फ एक्सेल के लेवल का कोई दूसरी कंपनी, मान लेते हैं आप टाइड ले लो, इसका भी आसपास वही रेट है, तो हम टाइड वाली कंपनी क्या करें, टाइड वाली कंपनी का पी रेशो अपने ऊपर लगा देंगे और हम क्या निकाल लेंगे, हम अपना मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपके पास पी रेशो आपकी कंपनी का नहीं, क्योंकि आप लिस्टेड नहीं हो, तो आप अपने ही सेक्टर में दूसरी कंपनी का पी रेशो ले लो और उसको कुछ एडजस्टमेंट कर लो ना। अगर आपको लगता है कि टाइड कंपनी थोड़ा सा अलग है तो जितना हो सके उसमें अपना एडजस्टमेंट करके अपने हिसाब से उस पी रेशो को बना लो। इट मे बी नेसेसरी टू मेक एन एडजस्टमेंट टू द पीई रेशो ऑफ द सिमिलर कंपनी। जब हम जैसे दूसरी कंपनी का जब हम पीई रेशो यूज़ करेंगे तो हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टू मेक इट मोर सूटेबल। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी बीइंग वैल्यूड, एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा, इज अ प्राइवेट कंपनी। अब जिसका वैल्यूएशन कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो उसके शेयर्स कैसे होंगे, लेस सिक्योर्ड होंगे। हो सकता है वो दूसरी कंपनी कैसी और मोर रिस्की हो, तो फ्यूअर कंट्रोल होंगे वहाँ पे साहब। हायर प्रोजेक्टेड ग्रोथ लेवल, हो सकता है उस कंपनी का ग्रोथ लेवल बहुत ज़्यादा हो,
तो और हमारा ग्रोथ लेवल कम हो तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे उस पी रेशो में और उसी पी रेशो को अपने कंपनी पे इस्तेमाल कर लेंगे। इंश्योर दैट यू एक्सप्लेन द रीज़न वाई एन एडजस्टमेंट इन, और ध्यान दीजिएगा जब आप साहब अपनी कंपनी का मार्केट प्राइस पता करते हो तो ऑब्वियस सी बात आप क्या कर रहे हो, आप दूसरी कंपनी का पी रेशो ले रहे हो, क्योंकि आपकी कंपनी कैसी, हमेशा मान के चल रहे हैं हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, इसलिए हम यहाँ पे दूसरी कंपनी का पी रेशो ले रहे हैं। और जब दूसरी कंपनी का पी रेशो ले रहे हैं और जब उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें अपने शेयर होल्डर को बताना होगा कि हम एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और एक हमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन सही रहेगा तभी लोग हमारी बातों पे विश्वास करेंगे और तभी लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या सही प्राइस हमारी कोट करेंगे। Ensure that you explain the reason why an adjustment is needed. This is essential as it shows you have an understanding of the bigger picture. Arbitrary rules, arbitrary मतलब एक जगह खरीदना एक जगह बेचना, एडजस्टमेंट करना, एडजस्टेड बाई 10 पर रीज़न, ठीक है, 10% पर रीज़न। आप क्या करो, आप 4-5 रीज़न दे दो कि इन रीजन्स की वजह से क्या करना चाहिए, इन रीजन्स की वजह से हम अपना पी रेशो चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आपने 5 रीज़न दिए हैं साहब तो आप क्या करिए, आप हर रीज़न की वजह से अपने पी रेशो को 10% चेंज कर दो। तो कुल मिला के आप 5 रीज़न अगर दे पाते हो तो आप 50% चेंज अपने पी रेशो को कर सकते हो और लोगों को भी जेन्युइन लगेगा कि हाँ भैया आपने इतने सारे रीज़न दिए हैं, तो अगर ऑन एवरेज हर रीज़न की वजह से 10% भी पी रेशो चेंज होता है तो 50% चेंज हो ही जाएगा। इट कैन बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मेंटेनेबल और नॉर्मल ऑन गोइंग लेवल ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी बीइंग वैल्यूड। हमेशा साहब एक जैसा लेवल मेंटेन करना मुश्किल होगा। इट मे बी नेसेसरी टू एडजस्ट दीज अर्निंग्स टू ऑब्टेन अ मेंटेनेबल फिगर। चेंज अ डायरेक्टर्स एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द अब नॉर्मल टू नॉर्मल लेवल। एमोल्यूमेंट मतलब होता है साहब जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ना, कॉम्पनसेशन फॉर द जॉब। एमोल्यूमेंट्स मतलब होता है कॉम्पनसेशन फॉर द जॉब। तो साहब जो कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी जो मिल रही होती है उसमें भी हम अगर चेंजेस करते हैं तो हमें उसकी वजह से भी साहब इस पर असर पड़ेगा। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। रिमेंबर टू एडजस्ट फॉर द टैक्स एज पी ई रेशो इज अप्लाइड टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो पी ई रेशो साहब लगता है किस पे लगता है, ऑब्वियस रहता है। याद है मैंने क्या बात कही थी, प्रॉफिट मार्केट प्राइस है ना। तो साहब जो मार्केट प्राइस निकलेगा वो किस पे निकलेगा, ई पी एस किस पे निकलेगा साहब, ई पी एस निकलता है साहब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है उस पर निकलता है ई पी एस। देखो क्या लिखा है बातें, पी ई रेशो आर इन पार्ट बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन whereas the valuation should reflect the future earning prospect। जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो हमको फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे हमको साहब यहाँ पे करना होता है कि भैया हम इस कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हैं, ये वर्थवाइल है या नहीं है। अब कैसे एक सूटेबल पी रेशो पता करें, द बेसिक चॉइस ऑफ सूटेबल पी रेशो विल बी दैट ऑफ अ कोटेड कंपनी। आप क्या करिए, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है मतलब कोटेड नहीं है तो आप क्या करें, दूसरी कंपनी जो कोटेड है उसका पी रेशो ले लो, दैट ऑफ अ कोटेड कंपनी ऑफ अ कंपेरेबल साइज इन द सेम इंडस्ट्री। तो जो कंपेरेबल्स आपके साइज जैसी है और जो सेम इंडस्ट्री में है साहब उसका आप क्या करिए, उसका आप पी रेशो अपने ऊपर लागू कर लीजिए। However, since share prices are broadly based on expected future earnings, a P ratio based on single year reported earnings may be very different for the companies in the same sector। तो आप क्या करिए, आप एक साल के अगर उस कंपनी का जो P रेशो निकलता है नॉर्मली एक साल की अर्निंग के बेसिस पे निकलता है, तो आप उस कंपनी का जो एक साल की अर्निंग है वो और आपके एक साल की जो अर्निंग है काफ़ी अलग हो सकती है। क्या लिखिए, आप उसको एडजस्टमेंट करा लीजिए। इन द सेम सेक्टर कैरिंग द सेम सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब समझते हैं ना, मैंने क्या कहा था, जो रिस्क पूरी इकोनॉमी पे असर करती है उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। ये बात हमने चैप्टर नंबर 18 में कवर की थी, तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 18 भी देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क देखने को मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर के 18 के लास्ट पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर लिखिए बात, फॉर एग्जांपल हाई पीई रेशो। अगर एक हाई पीई रेशो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई ग्रोथ स्टॉक होने वाला है, मतलब शेयर प्राइस कोई ग्रो होने वाले हैं। नो ग्रोथ स्टॉक ये भी दिखा सकता है अगर साहब वो हुआ क्या है, अभी आपकी इससे पहले इस कंपनी का जो शेयर था वो बहुत ही नॉर्मल था और अब थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो पहले आप लेस गए फिर आए तो क्या दिखा, एक तरीके से नो ग्रोथ दिखा देता। पी रेशो बेस्ड ऑन द लास्ट रिपोर्टेड earnings which perhaps was exceptionally low yet the share price is based on the future earning। अब लो, और हम जो वैल्यूएशन करते हैं फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे करते हैं साहब, तो ये साहब एक तरीके से नो ग्रोथ स्टॉक भी दिखा सकता है। तो पी रेशो बहुत कुछ इंडिकेट करता है, मतलब कहने का यहाँ पे ये है, हाई पी रेशो क्या दिखा सकता है कि ग्रोथ स्टॉक है, भैया आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, टेक ओवर बिड होने वाला है। जब टेक ओवर बिड होने वाला होता है साहब तो भी मार्केट प्राइस क्या रहती है, तो भी मार्केट प्राइस काफ़ी हाई रहती है। देखो शेयर प्राइस है राइजन पेंडिंग है टेक ओवर बिड की वजह से हाई सिक्योरिटी शेयर साहब, जो हमारे शेयर्स हैं साहब वो
कि वर्थ बहुत ज़्यादा दिखा है। शेयर्स इन प्रॉपर्टी कंपनी टिपिकली हैव लो इनकम यील्ड्स बट द शेयर्स आर स्टिल वर्थ बाइंग द बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ, है ना। तो साहब यह बात यहाँ पे कही गई है। तो नॉर्मली यहाँ पे फिर वही सिमिलरली लो पी रेशो क्या दिखाता है कि लॉस एक्सपेक्टेड हो रहा है, शेयर प्राइजेस लो होने वाले हैं, तो साहब इसकी वजह से आपका लो पी रेशो मेंटेन हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली द मेन डिफिकल्टी इन ट्राइंग टू अप्लाई द मॉडल इज फाइंडिंग अ सिमिलर कंपनी। सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना वो पी रेशो यूज़ करने में कि भैया अगर हमारी कंपनी कोटेड नहीं है, मतलब हमारी कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है, तो अब किस कंपनी का पी रेशो इस्तेमाल करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है विद सिमिलर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं साहब। क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, आइए देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्रीगेंटन कंपनी, एग्रीगेंटन कंपनी है एंड अनकोटेड कंपनी, कंपनी कैसे भाई लिस्टेड कंपनी नहीं है, जिसके शेयर्स लिस्ट नहीं है। इशूड ऑर्डनरी शेयर कैपिटल ऑफ 4 लाख शेयर्स, 25 सेंट्स के शेयर्स साहब। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे साहब, नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे वो 4 लाख हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखिए बात एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ध्यान दीजिए ये एक्सट्रैक्ट्स है, मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 2,60,000, कॉर्पोरेशन टैक्स 1,20,000, तो प्रॉफिट कितना बचा साहब, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40,000, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया 20 है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं साहब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग पर शेयर साहब ऐसे ही निकलता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1,20,000 में से क्या करोगे, जो प्रॉफिट बच गया ना टैक्स देने के बाद, ध्यान दीजिए टैक्स देने के बाद आपको जो प्रॉफिट यहाँ बचा है वो आपके हाथ में वो 1,40,000 बचा है, ठीक। अब क्या करोगे, इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को डिविडेंड दे दोगे, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बचा 1,20,000 रुपये, ये किसका हिस्सा है, 1,20,000 जो बचा है साहब ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है। क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग साहब, इसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है साहब, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किससे, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। बात समझ में आई साहब, तो यहाँ भी वही किया गया है, मैं आपको विश्वास मानिए साहब ईपीएस ऐसे ही निकलता है। और आप लोग प्लीज़ बहुत कंफ्यूज मत हुआ करें, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें से पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे दीजिए, क्योंकि उनका प्रेफरेंस होता है ना, उनका नाम ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो पहले प्रेफरेंस वाले को दे दिया जाएगा। जो पैसा बचेगा वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों के लिए होता है साहब, और उसमें से साहब क्या करते हैं हम लोग, उसमें से साहब हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो मिल के आ जाएगा आपको साहब क्या, आपको मिल के आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो 1,40,000 ये प्रॉफिट था साहब, उसमें से साहब 20,000 चले गए, तो कितना बचा साहब आपका, ये बच गया आपका 1,20,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट बचा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है देख लीजिए, द पीई रेशियो एप्लीकेबल टू अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कितना है, 12.5 है। अब आपको अगर क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू 2 लाख शेयर्स इन एग्रीगेंटन कंपनी ऑन अ पीई रेशियो बेसिस। हमको साहब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे साहब वैल्यू निकालनी है 2 लाख शेयर्स की। कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिएगा साहब। अब हमको पहले मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए। मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है पीई रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, है ना, यही फॉर्मूला होता है, आपको याद है मैंने लिखवाया था ये। तो पी रेशो कितना है यहाँ पे 12.5 दिया है। ईपीएस कैसे निकलेगा साहब, 1,20,000 हो जाएगा, 1,40,000 माइनस 20 दैट इज़ 1,20,000, यही तो होगा। 1,40,000 मैं लिख देता हूँ, 1,40,000 में से 20,000 गए तो क्या बचा, 1,20,000 बचा। 1,20,000 को साहब आप डिवाइड कर दीजिए 4 लाख से। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं देखिए, ऊपर लिखवाया था मैंने आपको, 4 लाख है साहब। तो इसको क्या करिए, EPS इज इक्वल टू वॉट, 1,20,000 इंटू 4 लाख, तो 4 जीरो कट गए, 40 बचे, 12 डिवाइडेड बाई 40 कर दीजिए साहब, ये कितना आ जाएगा, 0.3 आया साहब। अब आप क्या निकालना है, आपको साहब EPS निकालना है, तो ये कितना आ गया, 0.3 आ गया। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, ये आ गया 0.3। 12.5 इंटू 0.3 करेंगे साहब, कितना आ जाएगा ये, तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगी साहब, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू $3.75। यही साहब आपका क्या है, यही आपका आंसर है। इसके बाद अब इन्होंने सिर्फ यही नहीं पूछा, इसके क्या 2 लाख शेयर का दाम पूछा है, तो 2 लाख शेयर को अगर आपको निकालना है साहब, वैल्यू ऑफ 2 लाख शेयर्स कैसे निकलेगा,
2 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितनी है साहब यहाँ पे 3.75, तो कितना निकल के आ जाएगा साहब, ये आपका आ जाएगा $7,50,000। ये क्या है, ये आपका साहब मार्केट वैल्यू ऑफ, आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में क्या कराया था, यही कराया था, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या कंपनी, जो भी कहना हो साहब, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और कंपनी, जो भी कहना आप कह सकते हैं। बात समझ में आई साहब। इतनी सी बात यहाँ पे हो रही है कि 2 लाख शेयर का वैल्यू कितना, दैट इज़ $7,50,000 साहब। इतना साहब इसको पैसे देंगे तभी वो अपने क्या करेगा, अपने शेयर्स को वो बेचने को दूसरा बंदा क्या होगा, रेडी होगा साहब। आई अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग यील्ड के बारे में। अर्निंग यील्ड क्या होता है साहब, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अर्निंग यील्ड कुछ नहीं साहब, अर्निंग यील्ड जो हमने पी रेशो निकाला साहब, पी रेशो का अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पी रेशो का रिवर्स कर देंगे तो अर्निंग यील्ड मिल जाएगा। आइए समझते हैं पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। पी रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग। तो अगर आपको साहब यील्ड निकालना है तो क्या कर दीजिए आप, अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस, काम खत्म। अब पी रेशो का फॉर्मूला भी अब से आपको याद नहीं करना है, क्योंकि पीई का नाम ही वही है, पी मतलब मार्केट प्राइस, प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग। तो पीई रेशो का जैसा नाम है वही उसका फॉर्मूला है। तो आपको ये याद हो गया कि पीई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग। और इसी का उल्टा कर दीजिए, अर्निंग ऊपर मार्केट प्राइस नीचे, तो क्या मिल जाएगा आपको साहब, मिल जाएगा आपको यील्ड, मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा आपको, यील्ड मिल जाएगा। तो क्या लिखी है बातें, ज़रा समझ लेते हैं साहब। लिखी हुई है बातें, द अर्निंग यील्ड इज सिंपली द इनवर्स ऑफ पीई रेशो, दैट इज ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। It can therefore be used to value the shares or market capitalization of a company in exactly the same way as P ratio। यहाँ भी साहब सेम वही तरीका है, जैसे P रेशो में हम P रेशो का इस्तेमाल मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए कर रहे थे, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल भी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या हो जाएगी, टोटल अर्निंग इंटू 1 अपॉन अर्निंग यील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, आपको याद है EPS इंटू क्या फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, EPS इंटू मार्केट प्राइस, तो EPS इंटू पी रेशो। पी रेशो का क्या किया, पी रेशो का देखा, पी रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन अर्निंग यील्ड, ये दोनों रिवर्स रिलेशन है ना इसका। अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन पी रेशो। तो वही इसने बात यहाँ पे लिखी हुई है साहब, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन अर्निंग यील्ड। रिवर्स ऑफ ये क्या है, ये सही मायने में देखा जाता है क्या है, पी रेशो तो लिखा है, तो अर्निंग EPS इंटू पी रेशो। तो वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी साहब, EPS इंटू 1 अपॉन अर्निंग, जो मैंने लिख रहा था यहाँ पे वही बात यहाँ लिखी है। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आई होगी, कितना सिंपल चल रहा है। अब आती है वी कैन इनकॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ इनटू द मेथड एज फॉलोज। साहब अर्निंग, ये जो 1 प्लस जी है ना, इसको नॉर्मली यहाँ पे प्लस जी है, ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने ऐसा लिखा है, ये ईजी है, मतलब जो भी है इसको समझ के चलिएगा कि ये यहाँ पे जी है, तो ठीक है। आइए साहब देखते हैं कैसे बातें होने वाली हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएंगी बातें। कंपनी ए हैज़ एन अर्निंग ऑफ 3 लाख, यहाँ पे कंपनी ए की अर्निंग कितनी है, $3 लाख है, ग्रोथ कितनी है, 3% से है। अ सिमिलर लिस्टेड कंपनी हैज़ एन अर्निंग यील्ड ऑफ 12.5%। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच कंपनी। तो फॉर्मूला यहाँ पे साहब बनेगा, क्या बनेगा देखिए ज़रा, फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा अर्निंग कितनी है साहब, यहाँ पे देखिएगा कंपनी लिस्टेड अर्निंग ऑफ 12.5% है, अर्निंग कितनी है, ये अर्निंग साहब फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू इज इक्वल टू अर्निंग 3 लाख इंटू 1 अपॉन अर्निंग यील्ड दैट इज 12.5%। अच्छा, अभी जहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, अर्निंग यील्ड माइनस जी। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साहब 3 लाख डिवाइडेड बाई 12.5% माइनस 3%, प्लस क्या करिए, मैंने क्या कहा था, प्लस 3% कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको साहब, देख लीजिएगा आपको साहब 3 लाख को आप क्या करिए, मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप सब क्या करिए, 3 लाख को डिवाइड करिए 12.5 माइनस 3 दैट इज कितना, 9.5%। 3 लाख को 9.5% से डिवाइड कर दीजिए, मैं यहाँ करके दिखाऊँ, ये देख लीजिए 3 लाख डिवाइडेड बाई 9.5% कितना आया, ये आपका आगे सब 3157 कितना मिला आपको, ये प्लस 3% है ना, तो 3157894 प्लस 3% कर दीजिए,
तो मैं करके दिखाता हूँ। +3% कितना आ गया साहब, इक्वल टू 33 टू कितना मिल गया, 325263 मिल गया साहब। बात समझ में आई? यही क्या है इसका, यही इसका आंसर है। तो ये जो 1+g लिखा हुआ है ना, आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा कि 1+g कैसे करें। तो आप डायरेक्टली अगर ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगी, या फिर अर्निंग को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार +g, अर्निंग में g जोड़ दो, जैसे भी करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसा मैंने किया ऐसा भी कर दीजिए, ये भी बेस्ट है, ठीक है, ये भी ईजी तरीका है। आइए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं साहब। सबसे बुक में हो सकता है अलग तरीके से सॉल्व किया गया हो, ठीक है। आइए बी पार्ट, कंपनी बी हैज़ एन अर्निंग ऑफ 4,20,000। इसकी अर्निंग कितनी है साहब, इसकी ईपीएस दिया हुआ है, क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो अब पी रेशो पहले से दिया है, तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशो। सिंपल, ईपीएस कितना है 4,20,500 इंटू पी रेशो दैट इज 7। तो कितना आ जाएगा साहब, ये आपका आ गया 2943,500 साहब। बात समझ में आई? ये क्या है साहब, ये आपकी वैल्यू है, काम खत्म हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, ए पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है साहब। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे साहब कैश फ्लो बेस्ड मेथड के बारे में। ये भी बहुत इजी सा मेथड है, कुछ भी अब पूरे चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बस सिंपल सी बातें बची हैं, उसको भी कवर हम लोग कल कर लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एवरीवन। खूब पढ़ाई करें, ऐसी जल्दी बने। थैंक यू।